हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और ये जो क्लास है ना, उन तमाम छात्रों के लिए है जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं और सीटेट या एसटेट का पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के लिए हो। सीटेट के लिए तो सबका पेपर समान होगा, तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट जो आपकी गणित है ना, इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझते हैं। आइए देखिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए और सारे 20 प्रश्न के अभी हम लोग जवाब देंगे। सभी सवाल का जवाब आप लोग आराम से दे पाएंगे। रीट 23/7/2021 को सवाल पूछा गया। हम इसको पढ़ने से पहले हम आपको क्या चाहेंगे कि हम आपको एकदम फुल नॉलेज दें हर क्वेश्चन का। हालांकि जब हम आपको क्लास शुरू करेंगे, अभी ये डेमो क्लास है, जब क्लास शुरू होगी तो चैप्टर वाइज ही शुरू होगी और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ होगा, ताकि आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो सब कुछ समझ में आएगा। ये देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का सही अवरोही क्रम है। अब पहली बात तो ये जानना होगा हमको कि अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। और घटते क्रम किसको कहते हैं? घटते क्रम कहते हैं हम सबसे पहले बड़ी संख्या, तब छोटी संख्या, तब छोटी संख्या, तब छोटी संख्या, यानी बाद में छोटी संख्या होते जाएगा तभी घटते जाएगा। जैसे मान लीजिए 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 4 है, ऐसे है 3, 1, ऐसे इसको घटते क्रम ही कहेंगे। 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 1, ये घटते क्रम है। इधर से आइएगा तब तो ये बढ़ते क्रम हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो ये है हमारा घटते क्रम। अब भिन्न के बारे में जब आपको पता करना हो कि मान लीजिए ये 4/5 है और ये 7/9 है, कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, तो कई तरीका है इसको बनाने के। देखिए कैसे। एक तो तरीका है 5 और 7 को मल्टीप्लाई करिए, इसके हर से इसके अंश में। नीचे हर होता है, ऊपर इसका अंश है, ये अंश है, ये नीचे हर है, ये हर है, ऊपर अंश है। तो 5 सते कितना होता है? 35। और बोलिए 9 चौके कितना होता है? 36। अब बताइए 36 बड़ा है कि 35 बड़ा है? आप कहेंगे सर 36 बड़ा है, यानी 4/5 बड़ी भिन्न है। 4/5 क्या है? बड़ी भिन्न है। और 7/9 क्या हो गया? छोटी भिन्न हो गया। बात को समझे, ये छोटी भिन्न है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो सपोज करिए अगर मैं कहूं कि 3/5 11/13 में कौन बड़ा कौन छोटा, आप कहेंगे 5 गुना 11, 11 पचे 55 यहां लिख दीजिए, और 13 पचे 65, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाइएगा। तो कौन है 65 बड़ा कि 55 बड़ा? तो 65 बड़ा, यानी 3/5 बड़ी भिन्न है। ये बड़ी भिन्न हो गया, बात है समझ में। और ये क्या हो गया? छोटी भिन्न हो गया। तो एक तो ये तरीका है आपका। दूसरा तरीका क्या है हमारा? ये देखिए, मान लीजिए कि 3/4 है, 5/7 है, उसके बाद मान लीजिए 11/13 है। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा? तो सबका अंतर देखिए, 3 4 का अंतर कितना होता है? 1। 5 7 का अंतर कितना होता है? 2। 11 13 का अंतर कितना होता है? 2। तो इन 1 2 और 2 जो आए हैं ना, उनके एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा? 2। भिन्न का जोड़ आपको पता है ना कैसे बनाते थे? 1 से 2 को काटिएगा 2 बार में, 1 से 2 को काटिएगा 2 बार में, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, यहां 3 दूना 6 हो गया। अब 2 से 2 कटेगा 1 बार में, तब 5 को 1 बार मल्टीप्लाई करिए। इस 2 से 2 कटेगा 1 बार में, तो 11 को सिर्फ 1 बार मल्टीप्लाई करिए। अब बताइए 6 5 और 11 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? 6 5 11 में कौन बड़ा है कौन छोटा? पता चल गया ना कि सबसे बड़ी भिन्न 11/13 हो गया। ये सबसे बड़ी भिन्न हो गया। और सबसे छोटी भिन्न ये हो गया 5/7। ये सबसे छोटी है, ये छोटी भिन्न है जी। हो गया क्या? ये तो तरीका है। अब ये सामने आपके सामने प्रश्न है, इसको आराम से आप उड़ा सकते हो। बोलो, इसका अगर क्रॉस गुना करके भी निकाले, या ऐसे 1/2 में अंतर 1 का, 2 5 में कितना का? 3 का,
3 4 में अंतर कितना का, 1 का। 2 3 में अंतर 1 का। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 1 से 3 को काटेंगे 3 बार में तो 3 1 कम 3 यहाँ हो गया। अब यहाँ चूंकि 2 और 5 का अंतर 3 था, 3 से 3 को काटेंगे एक बार में तो 2 1 कम 2 होगा। 3 और 4 का अंतर 1 था, 1 से 3 को काटेंगे 3 बार में तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा। अब 2 और 3 में अंतर 1 का था, 1 से जैसे ही 3 को काटेंगे 3 बार में तो 3 दूना 6, 3 2 9 6। अब आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का सही अवरोही क्रम है? सही अवरोही क्रम बोला है तो क्या ये घटते क्रम जा रहा है क्या? 3 के बाद 2, 2 के बाद 9, 9 के बाद 6, ये घटते क्रम नहीं है जी। अब चलिए अगला चेक करते हैं। 3 4 का चूंकि वही चीजें हैं, 1/2, 2/1, 2 3 2 सब में होगा 1 3 2 2 2 2 बार है ना। फ्रैक्शन वही है आगे पीछे लिखा हुआ, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा वाला 9 है, 9 का मतलब 3/4 पहले होना चाहिए, 3/4 पहले होना चाहिए। तब इससे छोटा यानी 9 से छोटा 2, सॉरी 9 से छोटा 6 है, 6 है 2/3 का मान, ये 2/3 वाला का मान। अब 9 हो गया 6 हो गया, इन दोनों में थोड़ा छोटा कौन? तो ये वाला 3 वाला, यानी 1/2 लिखा जाएगा, ये वाला लिखा जाएगा। और ये सबसे छोटा है, इन सब में सबसे छोटा है 2, और 2 वाला जो है उसका फ्रैक्शन मान है 2/5, यानी यह जिधर है वो सही होगा। 3 2 1 2 ऊपर देख लीजिए, 3/4 2/3, 3/4 2/3, 1/2 2/5, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में कोई डाउट नहीं है। आया बात समझ में? आइए तो अब अगला सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं और देखिएगा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? 420 का सही अभाज्य गुणनखंड, पहली बात है कि अभाज्य लगा हुआ है, अभाज्य यानी कि प्राइम, और प्राइम नंबर कौन होता है बताइए तो? प्राइम नंबर वो संख्या होता है जो अपने आप और एक के अलावा किसी से नहीं कटता है। प्राइम नंबर वही होता है, अभाज्य संख्या वही होता है जिसका कोई दूसरा फैक्टर अपने आप और एक के अलावा छोड़ के कोई ना हो। अब जरा देखिए, इसमें वो बात नहीं है, ये 15 प्राइम नंबर नहीं है इसीलिए गलत हो गया, इसमें 21 प्राइम नंबर नहीं है इसीलिए गलत हो गया। अब चेक करेंगे कि क्या ये हो सकता है, ये 6 प्राइम नंबर नहीं है इसीलिए नहीं होगा। तो अगर इसका होगा तो अभाज्य गुणनखंड यही 2 2 3 5 7 होगा और कोई नहीं हो सकता। 420 का सही अभाज्य गुणनखंड, 420 को अगर फैक्टर तोड़ के देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड तोड़ के देख लीजिए, प्राइम फैक्टर तोड़िए, 2 से लगाइएगा तो 210 हो जाएगा, 2 से भाग लगाइएगा 105 बार में फिनिश हो जाएगा। अब आप 3 से लगाइएगा, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से लगाइएगा 5 सत्ते 35, बोलिए 2 2 3 5 7, 2 2 3 5 7। आपका आंसर ऑप्शन डी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो कितना आसान सवाल है ये। अभाज्य गुणनखंड पूछा तब 15 अभाज्य गुणनखंड नहीं है इसलिए वाला ग्रुप चलबे नहीं करेगा। 21 अभाज्य गुणनखंड नहीं इसलिए नहीं चलेगा, 6 भी अभाज्य गुणनखंड नहीं, 15 भी नहीं, 21 भी नहीं, इसलिए 3 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। हमारा जो होगा आंसर ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? मैंने आपको एक बात बताया है कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, तो अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे ना जिसके अधिक से अधिक या कम से कम 2 गुणनखंड होगा। कितने? अधिक से अधिक बाबू, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक या कम से कम, कम से कम 2 गुणनखंड, कम से कम 2 गुणनखंड होगा। अधिक से अधिक या कम से कम 2 गुणनखंड होगा। जैसे 2 है, सबसे पहली अभाज्य संख्या आपको पता होगा, इसको 1 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 1 गुना 3, या यूं कहिए कि कोई ऐसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे वही अभाज्य संख्या है, या जिसके अधिक से अधिक 2 गो, इसके अलावा 2 को 1 और 2 के अलावा कोई काट सकता है क्या? ना। 3 को 1 और 3 के अलावा कोई काट सकता है ना, ये सब अभाज्य संख्या है। लेकिन इसमें 2 क्या है? 2 सम अभाज्य संख्या है, 2 सम
अभाज्य अभाज्य संख्या है। आपको पता होगा 2 के अलावा कोई भी समअभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ 2 ही समअभाज्य संख्या है। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम है। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या क्या है? विषम है। और जानते हैं 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या है। बात आए समझ में? अभाज्य संख्या है। अब एक बात बताइए, आपसे पूछ दिया जाए सम अभाज्य संख्या कितनी है? आपसे पूछ दिया जाए सम अभाज्य संख्या कितनी है? सम अभाज्य संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? सम अभाज्य संख्या कितनी है बताइए तो। सम अभाज्य संख्या एक गो है, वो कौन? तो वो 2 है, एक ही है। और कौन है वो? 2। हमने ये नहीं पूछा कि सम अभाज्य संख्या कौन है, हमने पूछा सम अभाज्य संख्या कितनी है। सम अभाज्य संख्या एक गो है, कौन? 2। अब सुनिए, अब अगर एक सवाल ये हो जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन है, सम अभाज्य संख्या कौन है, तब आपका आंसर होना चाहिए कि 2 है। सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। और सम अभाज्य संख्या कितनी है? तो 1। और विषम अभाज्य संख्या कितनी है? अनंत। क्योंकि अंतिम की अभाज्य संख्या किसी को नहीं पता। आप बढ़ते जाओगे 3, 5, 7, 11, 13। 2 के अलावा जितना भी अभाज्य संख्या है वो सब विषम है। 2 को छोड़ दीजिएगा तो सब अभाज्य संख्या विषम ही है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। बाबू, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। अब आप पूछ दीजिएगा सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या कौन होगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अंत का संख्या किसी को नहीं पता। कहां तक जाइएगा? खरब अरब कहां तक जाइएगा? तो हाँ, ये कह सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, या 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या कौन है। जैसे 97 2 अंकों की ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इस बात को जान लीजिए। तो यहां पर आपने देखा कि 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है। तो 1 से 30 के बीच जाइएगा तो सबसे पहले 2 मिल जाएगा बेचारा अभाज्य संख्या, 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, 17 मिलेगा, 19 मिलेगा, 23 मिलेगा, 23 के बाद 29 मिलेगा। यही है आपके 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके 10 गो हो जाएंगे। 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? तो 10 गो होती है, जो रीट के एग्जाम में पूछा गया था 23/7/2022 में। दोस्तों, अगले सवाल पर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। सवाल कहता है यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। कहता है 2 संख्या के अंतर, मान लीजिए x + y, 2 संख्या के अंतर दे दिया है। अंतर कितना है? 5। और दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है। दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है 36। कहता है 2 संख्या का अंतर 5 और गुणनफल 36 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। ये 2 संख्या x y माने तो x और y अगर 2 गो संख्या है, सुनिएगा, अगर आपके संख्या x और y है तो उनका अंतर बोला है, योग नहीं, सॉरी मैं यहां पर क्या लिख दिया? योग लिख दिया। इनके तो अंतर की बात हुआ है, इनका जो अंतर है वो x - y हो जाएगा और गुणनफल x × y हो जाएगा। अगर संख्या x और y है, व्युत्क्रम कैसे होगा? देखिए, कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है, कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इसका रिवर्स, यानी नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आया, यह इसके व्युत्क्रम हो गया। इसका अंतर बोला है। आप बताइए एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है?
उसके बाद क्या करना है, तो x से x कटेगा y होगा, y से y कटेगा तो x होगा, यानी x माइनस y लिख दीजिए। उसके बाद x माइनस वाई, अच्छा आपके दिमाग में आएगा कि देखिए x से x कटा तो y माइनस x होगा। अंतर की बात कहा है, अंतर की बात कहा है, ये नहीं कहा है कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बात नहीं बोला। तो ऊपर में अंतर आ जाएगा आपका कितना 5 और नीचे में इसका गुणनफल है 36। आपका आंसर हो गया 5/36 और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात है समझ में? अंतर का मतलब है कोई में से कोई घट गया, बड़का में से छोटका घटा दीजिए, छोटका में से बड़का। 2 और 4 का अंतर हम पूछ देंगे, 2 और 6 का अंतर 4 और 6 और 2 में अंतर तब भी कहिएगा आप 4 कहिएगा, समझे कि नहीं? आइए आगे बढ़िए। 50 से छोटे धन पूर्णांक में अभाज्य संख्या कितनी है? 50 से छोटा धन पूर्णांक में अभाज्य संख्या कितनी है? अभी आप पिछले सवाल में गए थे, आप देखिए कहां तक 30 तक, 30 तक गए थे तो 10 गो हुआ था, 30 तक गए थे, 30 तक गए थे तो 10 गो हुआ था कि नहीं? पहचाने करवा देते हैं, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 23 के बाद 1 के बार आ जाता है आपका 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 48 49 नहीं, 49 7 से कट जाता है ना? तो अब देखिए 50 से छोटे धन पूर्णांक में अभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 गो। 50 तक टोटल 15 गो अभाज्य संख्या है, 50 तक टोटल 15 गो अभाज्य संख्या है, इसको याद ही कर लीजिएगा। 50 तक टोटल 15 गो अभाज्य संख्या है। आगे देखिए, कहता है पाई क्या है? पाई क्या है? परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको पता है दोस्तों, पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14159 ... और ऐसे कुछ डिजिट आते रहता है। ये पाई का जो आप मान कभी लिखते हो, पाई का जो मान 22/7 लिखते हो, ये 22/7 लगभग मान है, इसको याद रखिएगा। ये लगभग मान है, ये करेक्ट मान नहीं है इसका, ये लगभग में लिया जाता है पाई का मान 22/7। कोई भी सिंबल चाहे पाई हो या यूलर हो, किसी का भी मान दशमलव के आगे अंत नहीं होता है, ये जाते रहता है। जैसे एक बात सपोज करिए, एक बात सपोज करिए, आपको पाई क्या है, यहां बोला परिमेय संख्या, पूर्णांक, अभाज्य, अपरिमेय। जब परिमेय का चर्चा हुआ है तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं आप बताइए तो? परिमेय, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वो होता है जो p/q के रूप में होगा, p/q के रूप में होगा और q इक्वल टू नॉट 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो सर क्या p का मान 0 ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब बात परिमेय संख्या की छिड़ गई है, जब बात परिमेय संख्या की छिड़ गई है तो हम इस पर आते हैं, पहले आपको अध्ययन करवाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, एक बात को समझिएगा, जो p/q के रूप में होगा वो परिमेय संख्या होगा, जो p/q के रूप में होगा, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब एगो बात बताइए, तो क्या 1 2 3 4 ये सब परिमेय संख्या है? हाँ सर है, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक, सब के बट्टा में कुछ नहीं तो एक होता ही है ना। कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो एक होता है। अरे बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बट्टा में दिया यहाँ q और q के बारे में कहा जाता है 0 नहीं होना चाहिए। तो बट्टा में 0 नहीं ना है तो ये सब परिमेय संख्या है। और वैसे ये पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है, तो ये परिमेय संख्या है। अब कहिएगा 1.5, हाँ हाँ ये 15/10 लिख सकते हैं, तब बोलिए ये p/q के रूप में हुआ कि नहीं? यानी दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन दशमलव वाली सभी संख्या परिमेय नहीं हो सकती। कैसे? अब बात को समझिए, 0.1538 मैंने लिख दिया, तो आप कहिएगा सर इसको ऐसे लिख सकते हैं
15 38 है ना, और 1 लिख दीजिए। 4 अंक के बाद दशमलव है तो नीचा 4 गो जीरो दे दीजिए। 4 अंक बाद दशमलव है, 4 जीरो। अब बताइए पी बाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? ये पी बाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं? इसीलिए यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। लेकिन एगो बात बताइए, अगर 0.333333 है ना, तो आप इसको 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, और रूल कहता है कि बार जब हटेगा तो 3/9 हो जाएगा, यानी जितने नंबर पर बार होता है बट्टा में उतना 9। तब बताइए ये पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं? तो अगर पी बाई क्यू के रूप में है तो ये भी परिमेय संख्या है। अब अगर आपसे कहें कि 0.123 1 2 3 ऐसे चलते रहे, तो आगे आपको पता चल रहा है कि आगे क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी रिपीट कर रहा है 0 पॉइंट। बाबू यहां से मिटाने वाला मुझे मिल जाए। हाँ, अब ये देखिए रिपीट कर रहा है कौन? 0.123 बार बार रिपीट होगा, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, ये रुक जाएगा, यही नियम है। अब जितने नंबर पर बार है, अगर बार हटेगा तो उतना 9 आएगा, यानी 123 के बट्टा में 3 गो 9 हो जाएगा। अब बताइए इसको पी बाई क्यू के रूप में कहिएगा कि नहीं? तो ये दशमलव संख्या है, लेकिन ये दशमलव रेकरिंग वाला दशमलव है, यानी आवर्ती दशमलव संख्या इसको कहते हैं, और ये सब पी बाई क्यू के रूप में है, इसको आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन अब गौर करिए, अगर मैं ऐसा लिखूं 0.1761023 अब दशमलव लगा दिया, आपको पता चल रहा है कि आगे अब कौन नंबर इसमें आने वाला है? जैसे इसमें तो पता चला 0.33333 एक ही तरह के संख्या था, तो 3 के ऊपर बार लगा, बार हटा तो 3/9 हुआ। दूसरा था 0.123 123 123 डॉट 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 डॉट, इसीलिए 123 को पकड़ के बार लगा दिए, और बार हटा 3 गो नंबर पर से, तब बट्टा में 3 गो 9 हुआ। तो ये तो समझ में आया। क्या इसमें आपको समझ में आ रहा है कि अगला नंबर कौन है और कहां तक ही जाने वाला है? ना। अगर मान लीजिए ऐसा रहता 0.178 कुछ भी ऐसे रहता, तो हम पकड़ लेते, अरे ये लिमिटेड नहीं है, तो 1878 लिख के अब बट्टा में 1 पर 4 जीरो बैठा देते, तो बात बन जाती कि ये परिमेय संख्या। लेकिन ये कितने अंक के बाद दशमलव आ रहा है? इसमें तो 4 अंक बाद दशमलव था, इसमें कितना अंक बाद दशमलव आएगा? चूंकि डॉट डॉट का मतलब ये आगे भी नंबर आने वाला है, और लेकिन उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। तो क्या इसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं? काय गो जीरो बैठाइएगा नीचे में? नहीं ना पता, नहीं पता है, इसलिए इसको आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। इसको आप पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यह अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। आया बात समझ में? अपरिमेय संख्या की बात आ गई। जैसे एक बात समझिए, √4 है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा। लेकिन अगर √2 है, √2 है, तो 2 का वर्गमूल 1.414 डॉट डॉट होता है, तो इसको आप नहीं लिख सकते पी बाई क्यू के रूप में, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। बाबू अब जरा बात को ध्यान दीजिएगा, तो इस सारा बात आपको जब पता चलिए गया, इस सारा बात आपको पता चलिए गया कि परिमेय कौन होगा, अपरिमेय कौन होगा। अब यहां पर आइए, पाई के बारे में कहानी शुरू होती है पाई पर। पाई तो बड़ी मजेदार चीज है यहां। तो पाई जो है, पाई का मान होता है 3.1415 डॉट 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 ऐसे। तो क्या आप इसको बोल सकते हैं परिमेय? क्या आप इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? कहता है पाई क्या है? पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन बाबू 22/7
परिमेय है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया, पी बाई क्यू के रूप में ही है, 22/7 पी है, आई क्यू है, क्यू 0 नहीं है, यानी यह एक परिमेय है। तो 22/7 और पाई में कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपसे पूछ देगा कि 22/7 क्या है, तो परिमेय, क्योंकि 22/7 पाई का पूरा मान नहीं है, एक लगभग मान है। 22/7 अपने आप में एक फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर पी है नीचे क्यू है, पी बाई क्यू के रूप में है, तो 22/7 परिमेय है। पाई का मान ये वाला है, पाई का मान ये वाला है ओरिजिनल मान, और जब 22 में 7 से भाग लगाइएगा तो ऐसे ही जाते रहेगा। आया बात समझ में? तो ये इसको आप अंत तक ये जाते रहता है। तो ये क्या किया जाता है, 22/7 अलग चीज है और 3.1415 अलग चीज है। ये 22/7 के लगभग में होता है, लेकिन ये रुकता नहीं है, ये शांत दशमलव डेसिमल है भी नहीं, ये अनावर्ती डेसिमल नंबर है ये। तो इसलिए आप पाई के मान को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन 22/7 पी बाई क्यू के रूप में है। 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल हम देखते हैं बाबू, ये देखिए। अब यहां पर क्या है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे सवाल में बहुत आसान तरीका है बनाना। कहता है इतना को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले छोटका, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब ना बढ़ते क्रम होगा। अब एगो बात बताइए, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है? अगर लिखा है कहीं अवरोही, अवरोही, पीछे था एक सवाल, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है? घटते क्रम। अब एगो बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जानते हैं? जैसे √3 है ना, कोई भी संख्या के ऊपर कुछ नहीं तो पावर 1 जरूर रहता है। तो इसमें कुछ नहीं तो एगो 2 छिपल रहता है। जब रूट हटाइएगा तो 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। जैसे 4 है ना, 4 के यहाँ बंसी वाला भाग में करनी में कितना बैठल है? 3। इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 है। 4 का पावर क्या हो जाएगा? ये पावर 1, बंसी में जो बैठल है ना वो बट्टा में आ जाता है, ये उड़ता है फितिंगी के तरह, बट्टा में आकर गिरता है। 3 उड़ेगा, इसके बट्टा में गिरेगा, 4 के पावर 1/3 हो जाएगा। उसी तरह 7, मान लीजिए यहां पर मैंने 4 लिख दिया और यहां पर मैंने 2 लिख दिया, तो क्या होगा? अब कहोगे 7 के पावर, ये ऊपर का पावर है, इसको समझो नीचल का पावर। अब इसको काट भी सकते हैं, यानी 7 के पावर 1/2 और 7 के पावर 1/2 को √7 भी लिख सकते हैं। ये बातें होती हैं। अब इसको जरा समझिए, क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 1/2, काहे कि इसमें 2 छिपल होगा। इसको बोलिए क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर 1/3, और इस 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 1/4। दोस्तों ध्यान रहे, अब यहां पर बड़ा खेला होने वाला है। ये 2, 4, 3 का एलसीएम ले लीजिए। किसका? 2, 4 और 3 का क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। 2, 4, 3 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। 2, 4, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। बात बन जाएगा। ये 3 को थोड़ा नीचे लिखिए, 4 को भी या 5 को जो बेस में है। अब 2 से 12 को काटिए कितनी बार में? 6 बार में। 3 से 12 को काटिए, 3 से 12 को काटिए 4 बार में, तो यहां 4 × 4। 4 से 12 को काटिए 3 बार में, तो ऊपर 3 × 3। अब 3 के पावर 6 होता है 729। कैसे पता चलेगा? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 6 बार लिख के गुना करिएगा। 3 के पावर 6, 729। 4 के पावर 4 होता है 256। अब 5 का क्यू होता है 125। ना पता चल गया कौन बड़ा है कौन छोटा है? पता चल गया कि नहीं बड़ा छोटा? बताइए। पता चल गया। आपको कहा आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम, सबसे पहले छोटका, ये उल्टा लिखा जाएगा। ये उल्टा, 5 वाला पहले जी, 5 वाला, उसके बाद ये 4 वाला और लास्ट में ये 3 वाला, ऑप्शन सी। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटका, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब ना बढ़ते क्रम जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ही छोटका 125 है, एकड़ा बनाने से सबसे पहले छोटका, इससे थोड़ा बड़ा 256,
यानी ई वाला हो गया, सबसे बड़ा 729 यानी ई वाला सबसे बड़ा हो गया है। लीजिए, आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया है कि कभी आपको जरूरत पड़े तो इन चीजों को सीखना जरूरी है। आइए, इनको हल करना है। इनको हल करना है तो क्या दिक्कत है? इनको हल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, आपको बोडमास का नियम आना चाहिए। PODMAS, PODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग, मल्टीप्लाई का मतलब गुना, ऐड का मतलब जोड़, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाओ। अब बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, बड़ी बार ब्रैकेट। काम कैसे होता है? अंदर वाला ब्रैकेट से शुरू। अब देखो, यहां बार, यहां बड़ी ब्रैकेट है, फिर ये मझली, ये इसके अंदर देखो, मझली ब्रैकेट के अंदर ये सब है, तो इनके अंदर का काम तमाम होगा। अब बाद में इससे भाग होगा। अब एगो बात बताइए, सुनिए, इसको पलटिएगा, काहे कि पावर में माइनस का चिन्ह है तो पलट जाएगा, तो 3 का क्यू हो जाएगा सीधे 27। बात समझिए, आई पलट जाएगा तो 4 के पावर 16 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब माइनस है, आया बात समझ में? और इस ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब भागा। अगला देखिए, इसको भी पलटिएगा तो 4 का क्यू 64 हो जाएगा, ये बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा। ये पलट जाएगा। पावर में जब भी माइनस का चिन्ह होगा तो बेस को पलटने से पावर का चिन्ह बदलता है। सुनिए सुनिए, 27 में से 16 घटा दीजिए। अरे 27 में से 16 घटाइएगा, कितना होगा? 11। अब भाग कितना से? 64 से। आपका आंसर 11/64। जहां मिले वहां मार दीजिए। ऑप्शन ए आपका आंसर है जी। आइए जरा ध्यान दीजिए। कहते हैं कि गणित बड़ा हार्ड है, यह सब पढ़ के आप सरकारी स्कूल के मास्टर बन जाइएगा, इतना हार्ड नहीं है। सुनिए, अब देखिए, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 है, तब बड़ी भिन्न कौन है? मान लेते हैं कि बड़ी भिन्न x और छोटी भिन्न y, और दोनों का गुणनफल दे दिया है हमको 14/15, 14/15, और इसका भागफल दिया है 35/24। 35/24 एक से बड़ा है कि एक से कम? एक से ज्यादा है। कैसे? 35 में 24 से भाग लगाइएगा तो एक बार तो पक्का लगेगा, एक दशमलव कुछ होगा, यानी मान एक से बड़ा। एक से बड़ा मान तब होगा जब बड़ी भिन्न ऊपर और छोटी भिन्न नीचे हो, तो हो जाएगा गुणन, ये भागफल 35/24, यानी x बड़ी भिन्न है, y छोटी भिन्न है। अब सुनिए, अरे x के जगह 35, y के जगह 24, x बड़ा हो गया, y छोटा हो गया। आपको निकालना है बड़ी भिन्न, कोई निकालना है। अगर इस समीकरण को, पहला समीकरण दूसरा समीकरण को थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या करना होगा? अगर गुना करते हैं आपस में, देखिए x गुना ऊपर में है y, और गुना कर देते हैं x/y से, तब बात बन जाएगा। देखिए कैसे, इधर भी गुना करना पड़ेगा 14/15, और गुना करना होगा 35/24 से। क्या बात है? अब देखिए y से y ये कट जाएगा, 5 3 15, 5 7 35। अब देखिए 24 है ना, अगर हम 24 का आधा 12 कर दें और 14 का आधा 7 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। x गुना x हो गया x स्क्वायर, बराबर हो गया 7 गुना 7 49, और यहां हो गया 12 गुना 3 12 3 36। आपको पता है स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा उधर, अरे इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, यानी 49 का वर्गमूल 7 और 36 का वर्गमूल 6, 7/6 बड़ी भिन्न हो गया, बड़ी भिन्न हो गया 7/6। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अच्छा, मान लीजिए आपसे कह देता छोटी भिन्न, छोटी भिन्न कैसे निकालते? मान लिया जाए आपसे पूछ दे इसमें कि छोटी भिन्न क्या होगा, छोटी भिन्न क्या होगा? आप कहेंगे छोटी भिन्न ये कोनो बड़का बात है सर, एगो पता है, दोनों का गुणनफल पता है, एगो से भाग दे देंगे दूसरा का निकल जाएगा। x का मान हमको पता है, बताइए, दोनों का गुणनफल यहां पता है, दोनों का x गुना y जब पता है आपको 14/15 है कि नहीं? अब बताइए x का मान 7/6, तो आप यहां से x को उड़ा के गुना में 7/6 नहीं लिख सकते हैं? लीजिए 7 दूना 14 हो गया, ये 6 दून, अब काटिए 3 दूना 6, 3 5 15। अब y का मान क्या हो गया? तो 2 जाकर उधर गुना, 2 दूना 4, नीचे में 5,
चलो 4 बटा क्या लिख दोगे 5, ऐसे हो जाएगा ना 4/5। सही है, कोई कष्ट ना है, वाह रे वाह, कोई कष्ट नहीं है। आइए ऐसे सवाल को देखिए, ऐसे सवाल को देखिए। सवाल कहता है √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7, √11 माइनस √9 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। याद रहे मेरे दोस्त, प्रत्येक दो संख्या में ऐसा सवाल जब भी होगा तो प्रत्येक दो संख्या के बीच अंतर या योग, अंतर या योग समान होगा, समान रहेगा। ध्यान रखिए ये बात कि ऐसा सवाल जब भी आएगा ना तब प्रत्येक दो संख्या के बीच में अंतर या योग समान रहेगा। अब बताइए जरा, इन दोनों में अंतर 2 का, इन दोनों में भी 2 का, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 2 का, चाहे वो अंतर दिया जाए यानी बीच में माइनस दिया जाए या बीच में प्लस दिया जाए, सवाल बनाने का तरीका सीखिए। आपस में गुना करिए, 7 पचे कितना होता है 35, अपना मन से गुना करिए जबरदस्ती। 5 तिहाई बोलिए क्या होता है 15, ए बोलिए ये 5 तिहाई 15 हो गया। अगला पेयर है 9 सत्ते 63, अगला पेयर बोलिए 11 नमा 99। अब बताइए इनमें से सबसे बड़का कौन देखे में लग रहा है, सबसे बड़का देखने में कौन लग रहा है 99 वाला। तो देखने में ही बड़ा है ना, तो सवाल है माइनस में, तो देखने में अगर ये बड़ा है तो रियल में छोटा है। हाँ, अगर ये देखने में बड़ा है, देखने में ही बड़ा लग रहा है 11 नमा 99, 11 9 वाला, तो देखने में बड़ा इसलिए ही छोटा है। और जो देखने में है सबसे छोटा, देखने में ही छोटा, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 5 और 3 वाला, यानी ये हो जाएगा सबसे बड़ी, ये है सबसे बड़ी। यहां लिखना है, क्या लिखना है बाबू, सबसे बड़ी हो गया, ये सबसे बड़ी, और ये 11 9 वाला सबसे छोटी। याद रहे सबसे छोटी, उल्टा काम करेगा, लेकिन ये प्लस में रहता तो यही सबसे बड़ा होता, ये सबसे छोटा। प्लस में रहता तो जो देखे में बड़ा वो है बड़ा, जो देखे में छोटा वो है छोटा। गुना करके देखना है, पहले गुना कर लेना है आपस में, और जो गुणन फल आया उसको देखना है कि बड़का कौन है छोटका कौन है। माइनस में है तो जो देखे में बड़ा वो होता है छोटा, और जो देखने में छोटा वही होता है बड़ा। अब देखिए तो हम एक काम करें क्या, यहीं तक इसको रहने देते हैं, आगे सवाल तो और है, 20 सवाल था, लेकिन मैं इतना डिटेल में आपको पढ़ाते जा रहा हूं कि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा और वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है आप देखें ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और 10 से आगे फिर हम बढ़ा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, आपको अगर समझ में आ रहा है तो अब कोर्स को यहां पर ज्वाइन करिएगा, और यकीन मानिए इतनी ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा आपको कि सिलेक्शन तो होना ही है, खाली हमारे साथ मेहनत आप करते जाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।